नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आप में से किसी की डिमांड थी कि मैम इंटरनेशनल लॉ पर भी वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो इंटरनेशनल लॉ पर है। ये सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल लॉ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद और लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए ही, और साथ ही ये जुडिशरी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक और बात मैं पहले बता दूं कि एयू एलएलएम से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाए हैं, जिसमें कि टेस्ट सीरीज है और केस लॉज है। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए आप कि एग्जाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है। 13 जून को एग्जाम है एयू एलएलएम एंट्रेंस के। ठीक है, तो आप कोई भी नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़िए, आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़िए। ठीक है, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आपको जितनी बार पढ़ना हो आप पढ़ लीजिए इसको। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही डाल दिया है, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। ये इसका जो है पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर करना मुश्किल था, इसलिए कई पार्ट इसके बन जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टॉपिक क्या क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में वो हम देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे कि जस्ट कोजेंस हो गया, जैसे कि जस्ट नेचुरली हो गया, या फिर पैक्टा sunt servanda हो गया। तो ये टर्म का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे क्या इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ है या नहीं है, कौन कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो इसको ट्रू लॉ मानते हैं, कौन कौन ऐसे ज्यूरिस्ट इसको ट्रू लॉ नहीं मानते हैं, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि म्युनिसिपल लॉ यानी कि जो नेशनल लॉ होता है और इंटरनेशनल लॉ होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। और लास्ट में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ है क्या। ठीक है, तो जब क्या होता है कि दो देशों के बीच में संबंध बनते हैं, कैसे, या तो किसी लॉ के द्वारा, या कोई वो अग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो उनमें जो लॉ बन जाता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। अब अगर हम एक बात ध्यान दें कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, तो इंटरनेशनल लॉ के फादर हैं ह्यूगो ग्रोसियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ के फादर तो ह्यूगो ग्रोसियस है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ ये टर्म है ये इन्होंने नहीं दिया था, ये टर्म दिया था जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, 1780 में इन्होंने ये टर्म दिया था इंटरनेशनल लॉ। अब हम ये देखेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस क्या है। आप एक वर्ड भी सुनते होंगे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, अब ये क्या है। ठीक है, तो पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, ये गवर्न करता है रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ नेशंस हैं जैसे कि भारत हो गया, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका वो सदस्य है तो उसमें जो लॉ बनेंगे उससे गवर्न होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे जैसे कोई ट्रीटीज उन्होंने साइन किया उससे रिलेटेड, कोई वार से संबंधित कोई ट्रीटीज साइन हुई, अगर उसमें भारत का हिस्सा है तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ह्यूमन राइट से संबंधित जो कानून होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ में भी हैं, तो उसको मानना जरूरी है, चाहे कहीं के उसके नेशनल लॉ में हो वो चीज या ना हो, अगर वो इंटरनेशनल लॉ में है तो उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वहीं दूसरी तरफ हम देखें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब दो देशों के बीच में जो वहां का लॉ होता है अगर उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए अगर दो देशों के नागरिक हैं, अगर उन्होंने आपस में विवाह कर लिया, मान लीजिए कोई इंडिया का है और कोई अमेरिका का है, इन दो लोगों ने आपस शादी कर ली, तो उसके बाद ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों देशों में से कौन से देश का कानून लगेगा। तो जब अगर लॉ के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए तो वो होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो इतनी बात आप समझिए कि ये इंडिविजुअल से संबंधित है। ठीक है, जो उसमें इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व होते हैं, डिस्प्यूट उनके बीच में होता है, वो होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जैसे क्या हो गया, जैसे मैरिज का कोई चीज हो गया, या फिर दो देशों के लोग जो कॉन्टैक्ट कर लिए, या इनहेरिटेंस से कोई रिलेटेड चीज है, तो इसमें किसका लॉ लागू होगा। ठीक है, जब इस बात में कंफ्लिक्ट होता है, इस बात में डिस्प्यूट होता है, तो उसमें जो लॉ लागू होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब दूसरा टॉपिक है
इंटरनेशनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसको हम देखेंगे। तो पहला है इसमें से जस कोजेंस। जस कोजेंस क्या होता है? ये होता है एक प्री इम्प्ट्री नॉर्म्स। प्री इम्प्ट्री नॉर्म्स क्या होता है कि ये सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो देश इसमें साइन करे ट्रीटीज पर सिर्फ वही बाध्यकारी होंगे, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो सारे देश को मानना ही पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल मान सकते हैं जीनोसाइड यानी कि नरसंहार, तो कोई भी देश नरसंहार नहीं कर सकता। ये जो है एकदम से सब पर बाध्यकारी है कि ये किसी को नहीं करना है। ये क्या है? ये जस्ट कोजेंस का रूल है, ठीक है। ये प्री इम्प्ट्री नॉर्म्स है। कभी कभी पूछ लेता है जस्ट कोजेंस क्या है, उसमें ये ऑप्शन रहता है प्री इम्प्ट्री नॉर्म्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जस्ट कोजेंस आए और ऑप्शन में वहां पर हो प्री इम्प्ट्री नॉर्म्स तो इस पर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इम्प्ट्री नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, जिसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। ऐसे नियम जो सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं, जैसे मानवता के विरुद्ध अपराध। अगर जीनोसाइड किया जा रहा है तो वो सभी देशों में इसको मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ नियम है। अगर हम वियना कन्वेंशन जो 1969 का है, इसका आर्टिकल 53 देखें तो इसमें जस्ट कोजेंस के बारे में बताया गया है। जस्ट कोजेंस का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय कानून के ऐसे अनिवार्य सिद्धांत जिनका उल्लंघन कोई राज्य नहीं कर सकता। इसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। इन नियमों के विरुद्ध कोई संधि मान्य नहीं होती। अगर कोई संधि, जैसे मान लीजिए टॉर्चर, कोई भी देश किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकता। तो टॉर्चर के विरुद्ध ऐसा नहीं कि वो इसके लिए कोई कानून बना दे कि हाँ ये कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जिनके साथ हम टॉर्चर करेंगे, ऐसा भी कोई कानून वो नहीं बना सकता। क्योंकि अगर टॉर्चर ऑफ मतलब कि अगर अपराध है तो वो होगा ही, उसको हम किसी लॉ के द्वारा मान्य नहीं कर सकते। और ये नियम पूरी तरह से मानवता की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। और वियना कन्वेंशन जो है 1969 का, उसी का आर्टिकल 64 भी जस्ट कोजेंस की बात करता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई नया नियम विकसित होता है, ठीक है, जस्ट कोजेंस का, अगर मान लीजिए जस्ट कोजेंस पहले तो मान लीजिए कि टॉर्चर मान लीजिए अगर एक मतलब अपराध है, ठीक है, तो पहले मान लीजिए टॉर्चर के खिलाफ कोई भी जस्ट कोजेंस का रूल नहीं बना था। लेकिन बाद में हो सकता है कि जस्ट कोजेंस का एक नया नियम आ जाए कि अब से टॉर्चर कोई नहीं करेगा, या फिर अब से स्लेवरी जो कि पहले थी, तो मान लीजिए कि अब से स्लेवरी कोई नहीं करेगा। अगर ये था तो पहले के जो भी कानून बने रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो अब वॉइड हो जाएंगे, ठीक है, उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। तो आर्टिकल 64 में यही बात की गई है कि अगर जस्ट कोजेंस का कोई नया नियम विकसित होता है तो पहले की जो सभी पुरानी जो संधियां होंगी वो अपने आप अमान्य हो जाएंगी, ठीक है, और समाप्त मानी जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्लेवरी को अनुमति देती थी पहले कोई कानून, लेकिन अगर स्लेवरी को जस्ट कोजेंस के नियम द्वारा घोषित कर दिया गया कि अब जो है उसको जस्ट कोजेंस अगर घोषित कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 64 के तहत वो स्वतः ही अमान्य हो जाएगी। दूसरा क्या टर्म है? जस्ट जेंटियम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों चीज एक साथ आपको बता देती हूँ। एक जस्ट जेंटियम है और एक है जस्ट सिविले, ठीक है। ये पहले पहले आप जस्ट सिविले समझ लीजिए। जस्ट सिविले क्या होता है? ऐसे कानून मतलब जो सिर्फ रोमन्स पर अप्लाई होते थे। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो रोमन के सिटीजन थे वहां पर जो लॉ अप्लाई होता था उसको बोलते थे जस्ट सिविले। जैसे वहां का जो जैसे मैरिज हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इससे रिलेटेड जो कानून थे जो सिर्फ रोमन्स पर अप्लाई होते थे वो होते थे जस्ट सिविले, मतलब जो सिविलियन पर अप्लाई होते थे वहां के। ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखेंगे जस्ट जेंटियम, ठीक है। ये क्या होता था कि ये एक कॉमन लॉ था जिसको लॉ ऑफ नेशन जिसको बोलते थे। कॉमन लॉ था जो कि सिविलाइज्ड नेशन द्वारा माने जाते थे, जो सभी देश द्वारा माने जाते थे। ये रोमन्स पर तो अप्लाई होते ही थे, जो बाकी और देश के लोग हैं उन पर भी अप्लाई होते थे। तो एक बात ध्यान रखिए, जस्ट सिविले यानी कि जो सिर्फ रोमन्स पर अप्लाई होते थे, और जस्ट जेंटियम जो कि रोमन्स पर भी अप्लाई होते थे, और साथ साथ में जो अन्य देश के लोग हैं उन पर भी ये अप्लाई होता था। तीसरा वर्ड क्या है? जस्ट एड बेलम। अब ये क्या है? ये क्या है? द राइट टू गो टू वार, यानी युद्ध शुरू करने का कानूनी अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश पर कोई हमला कर रहा है तो उसको अधिकार है युद्ध शुरू करने का, ठीक है। इसको बोला जाता है जस्ट एड बेलम। उसके बाद 4 नंबर पे है जस्ट इन बेलो, ठीक है। इसमें क्या है? लॉ ड्यूरिंग वार, मतलब युद्ध के दौरान क्या कानून है वो। ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, अगर युद्ध के दौरान लागू नियम, जैसे कि युद्ध बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये सब। तो जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो। जस्ट एट बेलम क्या है? युद्ध शुरू करने का कानूनी अधिकार। और जस्ट इन बेलो क्या है कि अगर कोई युद्ध बंदी है, अगर कोई मतलब मिल जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार क्या किया जाएगा, उनके साथ उनके पर क्या लॉ लागू होगा, ये है जस्ट इन बेलो, ठीक है। जस्ट का मतलब लॉ होता है, ठीक है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पैक्टा sunt servanda, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, यानी अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ कोई भी संधि करता है, कोई समझौता करता है, तो उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको माने। ठीक है, सभी संधियां और समझौते निभाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझौते कर लो उसके बाद उसको निभाना ही नहीं है। अगर कोई भी समझौता किया जा रहा है तो उसको मानना जरूरी है। ये इतने टर्म थे जो जानना इंपॉर्टेंट था, ये सब हमने जान लिया। अब हम ये समझते हैं क्या इंटरनेशनल लॉ ये वास्तव में लॉ है या नहीं है। कौन कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो इसको विधि मानते हैं और कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो इसको नकारते हैं कि ये विधि नहीं है। ठीक है, इसमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहा है, कुछ लोग इसको लॉ मानते हैं और कुछ लोग इसे नकारते हैं। तो दोनों पक्षों की बात हम कर लेते हैं। पहले ये हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानने वाले ज्यूरिस्ट। ठीक है, तो उसमें पहले है ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं, तो ये तो उसको लॉ मानेंगे ही। इन्होंने बोला कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है वो न्यायपूर्ण है और बाध्यकारी है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है। उसके बाद ओपेनहाइम, उन्होंने भी क्या बोला, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एज लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट इन देयर रिलेशन। इन्होंने बोला कि ये बाइंडिंग नेचर का होता है, इसलिए ये ट्रू लॉ है। लॉटरपैट, इन्होंने भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून में न्यायालय दंड और नैतिक बाध्यता की भावना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि इसमें दंड है और इसमें बाध्यता है, इसीलिए ये जो है ट्रू लॉ है। उसके बाद कुछ और जस्ट है, फ्रेडरिक पोलक और हाल। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा, इन ऐसे सारे ज्यूरिस्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन कौन से ज्यूरिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ मानते थे। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ज्यूरिस्ट हैं, तो सबका नाम आपको याद करना पड़ेगा। ह्यूगो ग्रोसियस, ओपेनहाइम, लॉटरपैट, फ्रेडरिक पोलक एंड हॉल। अब हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ मानने वाले ना मानने वाले ज्यूरिस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा, आपने सुना होगा, उन्होंने लॉ के बारे में बताया है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बेक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि जो लॉ है वो जो हमारे देश में जो संप्रभु है उसका एक कमांड होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और अगर हम उसका फॉलो नहीं करते हैं उसको, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पनिशमेंट होता है। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है, यानी वो नैतिकता है कि हम उसको माने या नहीं माने, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, उसमें कोई वो बाइंडिंग नेचर का नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है। एक बार हम पढ़ भी लिया जाए कि जो उन्होंने कहा कि लॉ वह है जिसे सॉवरेन द्वारा इन्फोर्स किया जाए, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून के पास इन्फोर्स करने के लिए कोई सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है, इसलिए यह ट्रू लॉ नहीं है। ये मानते हैं कि उसको कोई लागू करवाने के लिए कोई सर्वोच्च प्राधिकारी भी नहीं है, उसमें पनिशमेंट भी नहीं है। दूसरे हैं थॉमस हॉब्स। इन्होंने भी यही तर्क दिया कि कानून को लागू कराने के लिए कोई ताकत नहीं है, केवल सलाह है, मतलब जो इसमें साइन करता है वो उसको मानने के लिए बस मतलब ठीक है कि उसको मानना चाहिए। पैक्टा sunt servanda भी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है कि संधियों और समझौतों को माना जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं है, तो इसलिए ये कानून नहीं है। उसके बाद आते हैं बेंथम, हॉलैंड, पुफेनडॉर्फ। इन लोगों ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है। तो आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से लोग ये मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है। तो इसमें थे ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम, हॉलैंड और पुफेनडॉर्फ। अब कंफ्लिक्ट इन दोनों में है क्यों, ठीक है, क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है, क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट क्यों है, इन्फोर्समेंट की कमी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के पास कोई पुलिस या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पुलिस कैसे मतलब लागू करा पाएगी, सेंस की बात है। ठीक है, सॉवरेनिटी का टकराव, राज्य क्या होता है, स्टेट जो होते हैं वो खुद, जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि इंडिया जो है वो सॉवरेन है, तो इंडिया के पास वो खुद अपनी चीजों को दूसरी की चीजों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत जो है स्वतंत्र है, वो चाहे तो कोई भी निर्णय ले सकता है, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसलिए जो राज्य स्टेट होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, सॉवरेनिटी को सर्वोपरि मानते हैं, तो वो तो दूसरे मतलब वो जैसे इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानना चाहते, तो ये इसलिए भी ये कन्फ्लिक्ट है। सैंक्शन, इसमें कोई सैंक्शन इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए इसको मानते हैं कि ये ट्रू लॉ नहीं है। अब हम एक कंक्लूजन क्या समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में इन्फोर्समेंट की कमजोरी है, लेकिन फिर भी अधिकतर देश क्या है इसको मानते हैं और पालन भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लॉ को ट्रू सेंस में देख सकते हैं, भले ही जो है इसका स्वरूप अलग हो, लेकिन फिर भी हम उसको ट्रू लॉ मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं वो उसको मानते ही हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं और उसको
कौन कौन से जूरिस्ट क्या मानते थे वो भी देख लेते हैं। पहले एक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ था, मतलब परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि जब थी, तो उसमें कुछ लोग मानते थे कि इसका मुख्य विषय क्या है, स्टेट्स हैं, ट्रिटीज हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है, दो थ्रीज थी, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ठीक है, दोनों हम देख लेंगे अभी। तो जो ट्रेडिशनल थे वो मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स हैं, ट्रिटीज हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। युद्ध और शांति का कानून है और सॉवरेनिटी है। इतनी बात थी जो कि ट्रेडिशनल मानते थे। और इसको मानने वाले लोग कौन थे, जो ये मानते थे कि जो स्टेट है वो उसका सब्जेक्ट है। ये मानते थे ह्यूगो ग्रोथियस, ऑस्टिन, ग्रे, ओपेनहाइम। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन जो थे वो ट्रेडिशनल थे। ठीक है, जो ये मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ स्टेट है। तो इसमें ये चार लोग आएंगे, ह्यूगो ग्रोथियस, ऑस्टिन, ग्रे और ओपेनहाइम। अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें कि अब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है, तो अब उनके सब्जेक्ट है इंडिविजुअल भी हैं। ठीक है, पहले सिर्फ स्टेट था, स्टेट पर ही फोकस किया जाता था। तो अभी क्या है, इंडिविजुअल भी हैं, उनके ह्यूमन राइट्स भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर स्पेस लॉ, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो सब जो है वो अब माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स। और इसके जूरिस्ट कौन कौन है, केल्सन, जेनिंग्स, स्टार्क, फेनविक। इसका एक निष्कर्ष देख सकते हैं हम कि जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के जूरिस्ट थे वो मानते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ था वो सिर्फ स्टेट पर फोकस करता था, वो राज्यों पर केंद्रित था। लेकिन अब जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है उसके जूरिस्ट मानते हैं कि अब वो सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं है, वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको भी अपना सब्जेक्ट मानता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, म्युनिसिपल लॉ, यानी कि जो स्थानीय विधि होती है, जैसे कि इंडिया का कोई लॉ हो गया, उसके बाद जो इंटरनेशनल लॉ है उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो इसके लिए तीन थियरी हैं। एक है मोनिज्म थियरी, देख रहे हैं आप। दूसरा है डुअलिज्म थियरी, DUO होगा यहाँ पे। ठीक है, डुअलिज्म थियरी। और थर्ड है हार्मोनाइजेशन थियरी। अब ये तीनों थियरी क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी, इसको जो मानने वाले जूरिस्ट थे वो क्या कहते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ है दोनों एक जैसी ही हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ को हमको अपने देश में लागू करवाना हो तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करने पड़ते, वो जैसे होता है वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं हम। ये थ्योरी थी मोनिज्म थ्योरी को, इसको बोलते हैं एकत्ववाद की थ्योरी। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि अंतरराष्ट्रीय कानून और स्थानीय कानून जो है वो एक ही कानूनी व्यवस्था के भाग होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून जो होता है वो सीधे राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाता है, उसे लागू किया जा सकता है बिना किसी विरोधी विधायी क्रिया के। ठीक है, मतलब इसके लिए हमें अलग से लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेशनल लॉ को लागू करने के लिए, वो वैसे ही रहता है, वैसे ही हमारे देश में लागू होता है। जैसे अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि होती है तो वह स्वतः देश के कानून का हिस्सा बन जाती है, उसके लिए हमें कोई अलग से लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये था मोनिज्म थियरी। उसके बाद आया डुअलिज्म थ्योरी, यानी कि द्वैतवाद का सिद्धांत। इसके जो जूरिस्ट थे वो क्या मानते थे कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है और स्थानीय कानून है दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों की जो प्रणाली है लागू करने की वो अलग अलग है। अंतरराष्ट्रीय कानून को अगर हम राष्ट्रीय कानून में मतलब उसको लागू करने की सोचते हैं तो उसके लिए हमें विशेष कानून बनाना पड़ता है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद में कानून बनाना पड़ता है, ये बोला गया जो है डुअलिज्म जो थ्योरी के मानने वाले लोग थे उनके द्वारा। उसके बाद इन दोनों से हटके एक और सिद्धांत आया हार्मोनाइजेशन थ्योरी, जिसमें सामंजस्य पूर्ण स्थापित किया गया, दोनों ही बातों को रखा गया। इसमें बोला गया कि जो अंतरराष्ट्रीय और जो मतलब स्थानीय कानून है और जो अंतरराष्ट्रीय कानून है दोनों में तालमेल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य तो अंत में एक ही हो जाता है ना कि हम ह्यूमन जो राइट है उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं, हम देश में सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। ये नेशनल लॉ का भी लॉ है वही कहता है, इंटरनेशनल लॉ का लॉ भी वही कहता है। तो इन दोनों में विरोधाभास उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सामंजस्य बना करके, हार्मोनाइजेशन बना करके दोनों में तालमेल बनाए रखना चाहिए और उसको अपने देश में लागू करना चाहिए स्वतंत्र रूप से। ठीक है, दोनों कानूनी प्रणाली इसमें स्वतंत्र है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, एक के साथ मेल खाना और विवादों को कम करना। अगर उद्देश्य एक है तो उसमें अलग अलग उसको क्यों करना, उसको एक में ही रखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सरकारें कोशिश करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय कानून के अनुरूप बनाया जाए। ठीक है,
अब अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तीनों थ्योरी एक साथ, तो मोनिज्म थ्योरी क्या कहता है कि दोनों कानून एक साथ ही चलते हैं, कोई खास इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वो लागू हो जाता है। ड्यूलिज्म थ्योरी क्या है, ये कहते हैं कि वो अलग है और वो अलग लागू होते हैं, उनको लागू करने के लिए हमें अलग से लॉ बनाना पड़ता है। हार्मोनाइजेशन थ्योरी क्या कहता है कि दोनों का तालमेल जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक पर आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत क्या है, इसके लिए हम देखेंगे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंस्टीट्यूट है, उसका जो आर्टिकल 38 है वो बताता है कि इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है। तो ये आर्टिकल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस बार सीयूईटी एलएलएम का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये चीज पूछी गई थी कि किस जो है और मतलब किस जो है आर्टिकल में दिया हुआ है, और उसको सीक्वेंस में लगाना था कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला है इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं और समझौते होते हैं, इसकी बात की। ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट इसका सोर्स है। ट्रीटीज को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो वियना कन्वेंशन 1969 में ट्रीटीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ ट्रीटीज दिया गया है आर्टिकल 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए में। इसमें दिया हुआ है डिफिनेशन ऑफ ट्रीटी। इसमें बताया गया है कि जो ट्रीटीज होती हैं वो बाइंडिंग नेचर की होती हैं। ठीक है, दो देशों के बीच में अग्रीमेंट किया जाता है रिटन में, जो कि बाइंडिंग नेचर की होती हैं। ये बताया गया ट्रीटीज की डेफिनेशन। अब जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन हो गया, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया पर्यावरण संरक्षण की बात जिसमें की गई, जेनेवा कन्वेंशन जिसमें युद्ध के नियम बनाए गए, वियना कन्वेंशन बनाया गया राजनयिक संबंध के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक एग्जांपल मान सकते हैं हम ट्रीटीज की। तो फर्स्ट जो उसका सोर्स है वो है ट्रीटीज, और ये क्या है, ये इसका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, दो सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जो देखिए जो ट्रीटीज है, दूसरा कस्टम है, तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं, बाकी कुछ और हैं जो कि सेकेंडरी सोर्स हैं। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जो तीनों हैं कस्टम, ट्रीटीज और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये जो है ये तीनों हैं प्राइमरी सोर्स। दूसरा हम देखते हैं इंटरनेशनल कस्टम, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है कि यह वह नियम होता है जो लगातार और समान रूप से राज्यों द्वारा अपनाया जाता है और वो कानून के रूप में इसको मानने लगते हैं। ये क्या है, ऑब्लिगेटरी है, ये भी बाइंडिंग होता है। ठीक है, जैसे जो स्टेट प्रैक्टिस करते हैं और मतलब समान व्यवहार को बार बार मतलब जो प्रैक्टिस में रहता है उसको एक तरह से कानून मान लिया जाता है। अब जैसे हमारे ही देश का कानून हो गया, जैसे कि हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ बना है, ये सब कस्टम पर रिलेटेड है ना, सब कस्टम पर आधारित है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कस्टम से वो इंटरनेशनल कस्टम बन जाती हैं और उसको सभी राज्य जो है वो फॉलो करते रहते हैं बिना किसी ट्रीटीज के। और ये क्या होता है, ये बाध्यकारी भी होते हैं। थर्ड है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये भी प्राइमरी सोर्स है। ये वो क्या होता है कि ये मूल सिद्धांत होते हैं जो अधिकांश देशों के कानून में पाए जाते हैं और जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाता है। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जैसे आप सुनते होंगे रेस जुडिकाटा, पैक्टा sunt servanda, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब होता है ना। तो ये सब क्या होता है कि ये सभी देशों में अपनाए जाते हैं। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। अब जैसे जहां संधि या कोई भी कस्टम नहीं हो वहां पर क्या होगा, वो इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे न्याय का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो इंडिया के भी कानून में है, ये इंटरनेशनल लॉ में भी है। ठीक है, तो यही बात है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो नेशनल में तो होते ही हैं, वो इंटरनेशनल लॉ दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा है गुड फेथ। ठीक है, तीसरा है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, किसी भी व्यक्ति को बिना जो है कानून के दंडित नहीं किया जाएगा। अगर किसी कानून में कोई दंड दिया ही नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसके लिए दंड नहीं किया जा सकता। पैक्टा sunt servanda, सभी समझौतों का पालन किया जाना चाहिए। तो ये लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब इसको मानते हैं सब। जैसे कि जस्ट कोजेंस, मैंने ऊपर ही बताया था, जस्ट कोजेंस मतलब ऐसे नियम होते हैं, प्रीएम्पटरी नॉर्म्स होते हैं जिसको सभी देश को मानना ही पड़ता है। अगर इसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो अमान्य हो जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 सिद्धांत हैं जो कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम और निमो जुडिक्स इन काजा सुआ। ठीक है, तो यही सब है। तो इसकी अगर आप नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां पर जाकर के अच्छे से ये सिद्धांत समझ सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है।
जैसे कि रेस जुडिकाटा, जो कि रीलिटिगेशन को बार करता है, कर रहा है, बार बार कोई एक ही चीज में सूट फाइल कर रहा है, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए रेस जुडिकाटा का रूल है, जो कि आप सीपीसी में जो है सेक्शन 11 में पढ़ेंगे भी। ठीक है, आप 11 में इसको पढ़ेंगे भी, जहां पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है। उसके बाद आता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ माना जाता है। अब इसकी बात है दो जगह की गई है यूनाइटेड नेशन चार्टर में, एक तो की जगह की गई है आर्टिकल 2 के क्लॉज 4 में, एक आर्टिकल 51 में। इन दोनों जगह सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। 2 के क्लॉज 4 में क्या बात की गई है, कोई भी देश किसी दूसरे देश के प्रति कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई हमले की धमकी नहीं देगा। ठीक है, ये सब इसमें प्रतिबंधित है। अभी जैसे पाकिस्तान ने हाल ही में किया, तो ये जो है ये इंटरनेशनल लॉ में प्रतिबंधित है ये। उसके बाद आर्टिकल 51 क्या करता है, ये कहता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर अटैक करता है तो हम उसमें सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने 3 सोर्स पढ़ लिए, पहले ट्रीटीज, फिर कस्टम, फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये तीनों तो प्राइमरी सोर्स थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ, जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। ठीक है, यानी कि न्यायिक निर्णय और विद्वानों की शिक्षाएं, ये हम पढ़ेंगे। और ये जो होता है ये सेकेंडरी सोर्स है या सब्सिडरी सोर्स आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय होते हैं और जो प्रसिद्ध विद्वान होते हैं उनकी पुस्तकें, लेख और व्याख्याएं जो होती हैं वो कानून के स्रोत के रूप में सहायक मानी जाती हैं। तो ये है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, बल्कि ये नियमों की व्याख्या और विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले होते हैं, ह्यूगो ग्रोसियस, लॉटर पैट, मान लीजिए ये लोग हैं, इनके कोई लेख हो गए, तो ये हो गए जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। अब देखिए आज की वीडियो में इतना टॉपिक हमने पहले ही देखा था कि हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, तो ये वीडियो अभी यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट जब इसका आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या टॉपिक रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप जो है इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके इसको ले लीजिएगा। ठीक है, और वहां से इसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।